बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सहेली कॉर्नर। जी जनाब, सहेली कॉर्नर लाया है आज आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सरप्राइज़। आप लोग इस चैनल पे देखते हैं ज़बरदस्त किस्म के ब्रांडेड आर्टिकल्स, क्लॉथिंग आर्टिकल्स जो होते हैं, और इसके साथ साथ समटाइम्स आप लोग को देखने को मिलता है ज़बरदस्त किस्म के फैमिली व्लॉग्स। तो जनाब एक और चीज़ का अब मैं एडिशन एक करने लगी हूँ, और वो है ऑडियो बुक्स। ज़बरदस्त किस्म की ऑडियो बुक्स आप लोगों को मिलेंगी इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। तो स्टार्ट लेते हैं आज ही। मुसहफ़ बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 1। सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वो सुस्त रवि से चलती हुई बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पे बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पे ढेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई जहां बैठ के वो रोज़ 10 मिनट बस का इंतज़ार करती थी। उसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पे बैठ गई। फिर एक हाथ से जुमाई रोकते दूसरे से बोतल खोलकर उसने लबों से लगाई। गर्मी आजकल बढ़ती जा रही थी। सुबह ही सुबह इसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा, वो घूंट भरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पे वही उकताहट के असरात थे जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकिल पड़े बल और कांच सी खूबसूरत भूरी सुनहरी आंखों में छाई खफगी कुछ और ही बता रही थी। इसमें वो सब कुछ था जो उसे सबसे इस दुनिया से अलग कर रहा था। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस, रस्सी की माने दुपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन से लपेटे, टांग पे टांग रखे वो पाँव झिलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। और तभी इसको एहसास हुआ कि वो स्याफाम लड़की आज भी बेंच पे इसके साथ बैठी है। इन दोनों के दरमियान उसका बैग पड़ा था और उस वक्त वो स्याफाम लड़की सर झुकाए निगाह तिरछी किए इस बैग को देख रही थी जहाँ जगह जगह चाक और वाइटनर से इसने अपना नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। आड़े तिरछे छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी इसके बैग को देखती थी, मगर मोहम्मद के लिए तो रोज़ के 10 मिनट इस स्याफाम लड़की का जायज़ा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब पुरस्कार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में स्याफाम नज़र आ ही जाते थे, मगर वो अपनी जैसों से बहुत मुख्तलिफ थे। सर पे रुमाल बांध के गर्दन के गिर्द गिरह लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आँखें। कोई ऐसी चमक थी इनमें कि मोहम्मद कभी इन आँखों में देख नहीं पाती थी। हमेशा नज़रें चुरा जाती। शायद 1.5 माह कबल वो अपने इसी मखसूस औकात में स्टैंड पे देखती थी और इन 1.5 माह में इनका अंदाज़ हमेशा यकसा रहता था। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बेंच पे बैठी, खामोशी से सामने सीध में देखती वो चुपचाप सी लड़की ना मालूम कौन थी। और फिर इसकी वो पुरस्कार किताब जिसका स्याह वर्ग बिल्कुल खाली था इसकी गोद में धरी होती और किताब के कोनों पे इसके स्याह हाथों से मजबूती से वो बुक थाम के बैठी होती। किताब की हिफाजत का एहसास या फिर इसके बेशबा कीमत होने का एहसास नज़र आता था उसके इस अंदाज से। सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे जैसे कोई कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज या कोई पुरस्कार कथा। वो जब भी इस पुरस्कार किताब को देखते यही सोचती रहती, और आज जाने क्या हुआ। वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई। शायद तजस्सुस आजिज़ कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। स्याफाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाईं। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे मोहम्मद का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी ज़िंदगी की कहानी। अच्छा। वो हैरत छुपा ना सकी। मैं समझी कोई कदीम किताब है। कदीम ही तो है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी लाइब्रेरी से। ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी जिनमें से मैंने इसको निकाला तो इस पे ज़मानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से स्याह जिल्द पे हाथ फेरते हुए कह रही थी। इसके लम्हों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गर्द झाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। और फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर इधर ही रख दिया था। वो मिल मुँह खोले से देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसको पढ़ सकती हूँ? वह हल्का मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम ज़बान में लिखे नुस्खे को कैसे समझ पाओगी? मगर ये मेरा है। मगर ये है क्या? इसमें लिखा क्या है? वो तजस्सुस अब उसको बेचैन कर रहा था। मेरा माजी,
इसी पल हॉर्न बजा तो मोहम्मल ने चौंक कर सामने सड़क पे आती बस को देखा। मेरा हाल, वो स्याहफाम लड़की कह रही थी। मोहम्मल बैग का स्ट्रैप पकड़े खड़ी हुई। इसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था और मेरा मुस्तकबिल भी, मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वो बस की तरफ देखती हुई माजरताना अंदाज में कहती भी खड़ी हो गई। इसमें तुम्हारा भी जिक्र है। मोहम्मल वो उल्टे पाँव मड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शशदर रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये किताब तभी दूँगी जब तुम थक कर ख़ुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी ज़िंदगी की भी कहानी है। जो हो चुका है, जो होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज़ हॉर्न फिर से बजा तो वो कुछ कहे बिना तेज़ी से इसकी तरफ लपकी। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते हुए इसने पल भर को पलट के देखा था। वो स्याहफाम लड़की इसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी, पुरसरार मायनेख़ीज़ मुस्कुराहट। मोहम्मल को वो एकदम उससे डर लगने लग गया था। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते इसे रोज़ 3:30 हो जाते थे। गेट अबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थीं। दिल कराह के रह गया। घर में गाड़ियों के बावजूद बसों में धक्के खाने पर मजबूर थी। हम चाचाओं के रहमो करम पर पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउंज में खामोश दोपहर उतरी थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान इसके सबसे बड़े ताया इस वक्त तक ऑफिस से लौट आए थे और इनकी कच्ची नींद के बायस पूरे घर को हुक्म होता कि कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे। हुक्म ज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत मोहम्मल और मुसरत को सुनाया जाता था। और आखिर में जब आगा जान की बेगम मेहताब ताई इन अल्फाज का इजाफ़ा करती और मुसरत अपनी बेटी को समझा देना, जब लोरो लोर शहर भर से फारिग हो जाए तो घर आती है और घर आते ही गेट आराम से खोला करे। आगा साहब की नींद ख़राब हो जाती है। अब मैं भी कुछ कहूँगी तो उसको बुरा लगेगा। घसबर की तो इसकी ज़बान है, ना छोटे का लिहाज ना बड़े का अदब। अस्तग़फिरुल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ा करती थीं। इनके तो अंदाज़ ऐसे ना निकले जैसे मोहम्मल के, वगैरह वगैरह। तो उससे तो आग ही लग जाती थी। हर रोज़ दरवाज़ा खोलते हुए यही फ़िक्रा समात में गूंजता तो चिढ़ने के बावजूद दरवाज़ा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आती तो सिंक में जमे बर्तनों का ढेर लगा होता था। नागवारी से नाक चढ़ाए इसने बैग स्लीप पे रखा और हॉट पॉट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद अब तक कुछ भी ना खाया था और अब जोरों की भूख लगी हुई थी। हॉट पॉट खोला तो वो खाली था। रुमाल पे रोटी के चंद ज़रे बिखरे हुए थे। इससे फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। मेहताब ताईजान इसके आने से कबल फ्रिज लॉक कर देती थी। मुसरत इसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रख देती थी, मगर जब मेहताब ताई ने खाने की निगरानी खुद स्टार्ट की, हॉट पॉट हर तीसरे दिन खाली ही मिलता था। तकलीफ़ से इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकले और आहिस्ता से गेट अबूर करके कॉलोनी से बाहर नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई। इसके पास इतने ही पैसे थे। वापसी भी वो फिर पुरानी मोहम्मल बन चुकी थी। लाउंज का दरवाज़ा खोल के धड़म से बंद किया। फर्श पे पड़ी फुटबॉल उठा के पूरी कुव्वत के साथ दीवार पे मारी और सोफ़े पे टांग पे टांग रख कर बैठी नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर बाद आगा जान कमरे का दरवाज़ा खोला। आगा जान के कमरे का दरवाज़ा खुला और ताई मेहताब बाहर आई। मोहम्मल, वो गरजी तो उसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई जान? शट अप, 1000 बार कहा है दरवाज़ा आराम से खोला करो। मगर तुम आहिस्ता बोले ताई जान, वो इस वक्त आगा जान सो रहे हैं, उठ जाएंगे। वो नान पर कबाब रख के बेनियाजी से पाँव झिलाती खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें ज़रा भर भी एहसास है कि आगा जान दिन भर के थके मगर फ़िक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई मेहताब तलतमाती रह गई। अंदर मुसरत आवाज़ों पे जाग चुकी थी। क्या हुआ मोमिल भाभी, बेगम क्यों नाराज़ हो रही हैं? दिमाग ख़राब है, इसका पैदाइशी मसला है, आपको पता नहीं? इसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पर रख दिया। मगर हुआ क्या है? इनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई, फिर बाहर से खाना लाई हुई फ्रिज में और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ, ये तुम खाओ। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं खाया।
वो थकन से मुस्कराई तो मोहम्मल ने लम्हे भर को माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरा उनकी थकन का एहसास दिला रहा था, जो इस आलीशान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लग रही थी। दिल बुरा मत किया करो मोहम्मल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे अम्मा। बाहर ताई मेहताब की आवाज़ आ रही थी। अब वो शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। ना शुक्रिया मत बनो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान ने क्या, मेरे बाप का घर है, इसे मेरे बाप ने बनवाया था और हमारे लिए बनवाया था। ये बिज़नेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाई थी। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा ज़िंदा नहीं रहे मोहम्मल, वो अब कहीं भी नहीं है। वो जैसे थक कर कह रही थी और वो उनको देखती ही रही। फिर उसने सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो चुका था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुकमे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज़्ज़त खाना खा के वो कुछ देर सोई कि ठा की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुल गया। उसके कमरे के साथ फुटबॉल आके लगा। वो हड़बड़ा के उठ के बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी हुई थी। वो बुरा सा मुँह बनाए जमाई रोकती हुई उठी, स्लीपर पहने और बाल लपेटते दरवाज़ा खोला। इसका और मुसरत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मिलकर स्टोर रूम था। ये बहुत छोटा, बहुत अरसा पहले इसे काट का बाहर से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया गया था। इसके साथ साथ बाथरूम नहीं था, इसलिए इन्हें लाउंज से गुजरकर गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नाइमा चच्ची के माज और मुइज़ फुटबॉल से खेलते दौड़ रहे थे। तमीज़ नहीं है तुम लोगों को, देखकर खिला करो, मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी किसी से बातें करती नाइमा चच्ची फ़ौन मुड़ी। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही है सोना, ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ, तो मेरे अब्बा के पैसे से बिस्तर आए थे ना, तोड़ूँ या फोड़ूँ, मेरी मर्ज़ी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गलबन बेरोज़गार थे ना, वो भी मोहम्मद थी। सारे हिसाब फ़ौरन उचका कर बेनियासी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नाइमा चच्ची बुड़बड़ा के रह गई। मुँह हाथ धोकर इसने अपनी सिल्की सुनहरी बाल दोनों हाथों में समेट कर ऊंची किए और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी पोनी टेल इस पर बहुत अच्छी लगती थी। वो ज़रा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी टेल ही इस साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। इसकी आंखें कांच से सुनहरी थीं और हल्का सा काजल भी इसको दहका देता था। वो बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलते ही सब इसे हंसी आ गई और नज़र खुद पे डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लिपटा दुपट्टा मफलर की तरह एक पल्लू सामने लटकता और एक पीछे कमर में, वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई मेहताब नगेट्स निकाल कर मुसरत के सामने रख रही थी और बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ तेल गर्म कर रही थी। इसमें नज़र पड़ी तो नगेट्स रखते हुए ज़रा लापरवाही से गोया हुई। ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसरत, अब हर कोई बाहर मुंह मार के तो नहीं आता ना। बचा फरमाया ताई अम्मी, यहाँ तो लोग घर के अंदर घुस के दूसरों के माल पे मुंह मारते। वो इत्मीनान से बोल कर कूलर से पानी भरने लगी। ज़बान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियाँ भी तो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूँगी। घबरा कर मुसरत ने एक इल्तिजाई नज़र मोहम्मल पर डाली। वो कंधे उचका कर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पर एक नज़र डालकर मेहताब चच्ची बाहर चलेंगी। नाइमा चच्ची पहले ही जा चुकी थी। अब मुसरत और मोहम्मल ही किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आप नहीं धोने होंगे अम्मा। धो भी दूँ तो क्या हुआ, इनके एहसान कम है क्या। वो मसरूफ़ सी एक एक नगेट्स कढ़ाई में डाल रही थी। मोहम्मल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीन मोड़ कर सिंक की तरफ मुतवज्जा हुई। इसको गम था कि अगर वो नहीं धोएगी तो मुसरत ही को धोना पड़ेगा और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी, लेकिन मैं भी इन लोगों पे थोड़ा सा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धो के फ़ारिग हुई तो मुसरत ट्रॉली भर के बाहर जा चुकी थी। मोहम्मल ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। और वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज़ शाम को कुर्सियाँ लगा करती थी। आवाजान अखबार खोले देख रहे थे। साथ ही मेहताब ताई और नाइमा चच्ची बातें कर रही थी। नाइमा चच्ची सबसे छोटे असद चचा की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गफ़रान चचा से कुछ कह रहे थे। गफ़रान चचा और मोहम्मल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे।
आगा करीम इनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गफरान चचा की बेगम फ़िज़ा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही थी। इसे ट्रॉली लाता देखकर मुस्कुराई। अरे मोहम्मल, तुम अकेली लगी हो, निदा या सामिया को कह दिया होता तुम्हारी हेल्प करवा देती। फ़िज़ा चची मेहताब ताई और नाइमा चची की तरह ज़ुबान की कड़वी ना थी, बल्कि इन्हीं की तरह बल्कि बहुत मीठी थी। जब अपनी मिठास अपने लबों से दूसरों के हल्क में उंडेलना वो खूब जानती थी। इट्स ओके। वो भी बस मुस्कुरा के ट्रॉली आगे ले गई। अब क्या कहती, निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए हैं जो आज करती? अगर वो इन्हें बुलाती तो फ़ौरन चली आती, एक दो चीज़ें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें बिगाड़ती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। इसके बाद लॉन में फ़िज़ा चची और एक एक चीज़ चख के मेरी सामिया ने बनाया है ये सब, और मेरी निदा के हाथ में तो बहुत जायका है कहकर पेश करती। इस पर मेहताब ताई इनकी तारीफ़ करती और मोहम्मल को काहली और ताने मिलते। इस किस्से से बचने के लिए मोहम्मल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी, मगर फ़िज़ा चची की मीठी ज़बान ही ठीक थी। वो कभी इनको पलट के जवाब दे सकी ना ही जता सकी, वो मौका ही नहीं देती थी। लाओ लाओ जल्दी लाओ, दोनों माँ बेटी लगती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई अम्मा आपको मुलाजमत तो नहीं रख आप ताइमा आपकी मुलाजमत क्यों नहीं रख लेती? कम से कम आपको हम माँ बेटी पे चलाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेज़ी से कह के ट्रॉली छोड़ के चली गई। सब बातें छोड़कर इनकी तरफ देखने लगी। एहसान करने का तो ज़माना ही नहीं रहा। ताई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो किचन की तरफ वापस आई तो फवाद तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई। आखिरी सीढ़ी पर उतरते मसरूफ़ से अंदाज में कहते वो कलाई पर घड़ी बांध रहा था। स्नैक रखी आई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज़्यादा गौर से सुने बगैर निकल गया। मोहम्मल ने लम्हे भर को रोक के इसे जाते देखा। वो मेहताब ताई का बड़ा बेटा था। हनान वसीम इसके बाद थे और सिदरा मेहरीन सबसे छोटी थी। फवाद आगाजान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक इससे मज़ीद पुरकशिश और हैंडसम बनाती थी। ख़ानदान का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का, जिस पर हर लड़की का दिल और लड़की की माँ की नज़र थी। निदा और सामिया हों या नाइमा चची की मगरूर नखरेली आरजू, सब फवाद के आगे पीछे बढ़ती। रसिया पुप्पो तो अपनी अकलौती बेटी फ़ायका के लिए कभी फवाद को डिनर पे बुला रही होती तो कभी फ़ायका अंडों का हलवा बना के ला रही होती। फवाद मीठा शौक़ से खाता था, सो ये लड़कियां माओ के बनाए हुए को अपना कहकर बहुत शौक़ से पेश करती थी, मगर वो भी सदा का बेनियाज था। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेजारी और अतराहट कम ना होती थी, वरना हनान तो बामुश्किल FA करके दुबई ऐसा गया था कि वो ना तो ख़त भेजता था और ना ही घर में फूटी कोड़ी भेजता था। तालीमी रिकॉर्ड इसका इतना बुरा था कि ताई कुटती रहती थी, मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा करीम का हर जगह सर शर्म से झुका लिया था। नालायक निकम्मा, FA में 2 बार फेल होकर पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी। और कहने वाले तो दबे लफ्ज़ों में ये भी कह रहे थे कि इन गलियों का भी वो पुराना शनासा है जहाँ दिन सोती और रातें जागती हैं। और सर झटक कर किचन में आई तो मसरत जल्दी जल्दी कपड़े से स्लेब साफ़ कर रही थी। इनकी प्याली में आधा कप चाय पड़ी थी। इनसे कुछ कहना बेकार था। इसने उससे ट्रे उठाई। लॉन में फ़िज़ा चची के साथ वाली कुर्सी पे फ़ाद बैठा था। वो इसे मुस्करा के बीत नज़रों से तवज्जो से सुन रही थी और वो लापरवाही से सुन रहा था। मोहम्मल इसके कप में चाय उंडेल रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय बना के दे रही थी, चाय उठा के भी दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रही? फ़िज़ा चची बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुई। यूँ ही कुछ वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना तो स्मार्ट, छोड़ क्या लूज़ करोगे? आरजू इसी पल सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी और मेरी चाय में आधा चम्मच चीनी। मोहम्मल वो फ़वाद के बिल्कुल सामने टांग पे टांग चढ़ा के बैठी थी। चुस्त सा सफ़ेद ट्राउज़र और ऊपर कतरे खुले गले वाले रेड शर्ट, कंधों तक स्टेप में कटे बाल और गंदमी आम से चेहरा, जिसको वो बहुत मेहनत से उसने कदरे पुरकशिश बनाया था, मगर पतली कमान से आईब्रो उसको बहुत शातिर दिखाती थी। फिर तो रखना पड़ता है ख़ुद को। मोहम्मल ये कबाब पकड़ाना। फवाद ने हाथ बढ़ाकर कहा तो मोहम्मल ने फ़ौरन कबाब की प्लेट उसको देनी चाहिए और देते देते इसकी उंगलियां फवाद के हाथों से टच हो गई। वो चौंका तो घबरा कर मोहम्मल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो थाम ना लेता। मोहम्मल ने फ़ौरन हाथ
खींच लिया। वो प्लेट पकड़े टक टक उसको देख रहा था, चौंक कर, सब भूल कर जैसे इससे पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बस लम्हे भर का अमल था। इसने रुख फेरा तो वो भी दूसरी तरफ मतवज्जा हो गया। फ़िज़ा, चची और आरज़ू किसी और जाने मतवज्जा थे। किसी ने भी वो लम्हा महसूस नहीं किया जो आकर गुजर चुका था। और फ़वाद वो वक्फे से इस पे निगाह डालता था जो पंजों के बेल घास पे बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। ज़रा सा सर को झुकाती तो भूरी पोनी टेल और ऊंची लगती थी। सर उठाती पोनी भी साथ ही झूलती और वो कांच से सुनहरी आंखें इन सारी लड़कियों के पास न थी जो उसके पास था। वो चाय की सिप लेता खामोशी से इसको देखता रहा। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती थी। फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आगे जामसरत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पर प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कुछ नहीं था, वो सारा फैलावा यकीनन इन्हीं को समेटना था। अम्मी, ये ताईमा और चच्चों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप क्यों बनाती हैं? ये सब कुछ देकर होल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, ये कर दूँगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं हैं इनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी। वो अब झुककर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है, मैं भी कुछ करा दूँ। बिरयानी तो बनानी ही है, बाकी मेहताब भाभी से पूछती हूँ। इस वक्त मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना आप शुरू भी कर दो मुसर्रत, रोज़ देर हो जाती है। मुसर्रत चूल्हा जलाते फ़ौरन पलटी। जी भाभी बस शुरू कर रही थी, आप बताएं। वसीम बेटा बिरयानी कहकर गया था, साथ क्या बनाऊं? वो दुपट्टे से हाथ पोंछते इनके सामने जाके खड़ी हो गई। साथ ही मटर कीमा बना दो, कबाब तल लेना और दोपहर वाला अरवी गोश्त भी गर्म कर लेना और आलू का सालन बना लो, सलाद भी ना भूलना। जी, और मीठे में देख लो। वो बिन्यासी और खुद से गोया हुई। पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। और एक चपटी नज़र इस पर डालकर चलेंगे। एक वक्त में देगचे भर भर के आप तीन चार डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो हैरान होती थी। तुम खुद ही तो कहती हो वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत? इनके लहजे में बरसों की थकन थी और कहकर वो फिर से कटिंग बोर्ड पर झुक गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। बाकी क्यों यहाँ देगचे हर वक्त खाने के ख़त्म हो जाते थे? इसने तो कभी इस पहलू पर सोचा ही ना था। और अम्मा भी इनकी हर जुल्म ज़्यादती से आगाह थी, फिर भी चुप होकर सब कुछ सहती रहती। हमारा माल, दिल में एक कांटा चुभता। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदाद, बैंक बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारा बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम ये सब क्या करते थे? एक दुकान चलाते थे। गफरान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे और आरज़ू के वालिद असद चचा वो तो वसीम की तरह थे, बेरोज़गार, निकम्मे, निखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के जन्म के बाद वो अपने अपने किराए के घर खाली करके बारी बारी यहाँ आन बसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस 3 मंजिला आलीशान महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पर आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमाया हुआ था। बलाई पे फ़िज़ा चची ने और सबसे ऊपरी मंजिल पे असद चचा की फैमिली का कब्ज़ा था। वो चंद दिन पहले ही आए थे, मगर वो चंद दिन के आए हुए मेहमानदारी आज तक ख़त्म ना हो सके। बात बेबात जगह की कमी का रोना रोया जाता। अब यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसर्रत और मोहम्मल को निकाल के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया।